हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसमें कंस्ट्रेंट मोशन से आगे बढ़ते हुए अब सूडो फोर्स की बात करने वाले हैं कि सूडो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग इनर्शियल फ्रेम्स में सूडो फोर्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास में बात करी थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसका एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं तो सूडो फोर्स आसानी से समझ आएगा। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो हमारा एक जस्ट देखने का नज़रिया होता है कि कहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं और अगर आप जो ग्राउंड पे लगे हुए एक पेड़ को देखते हैं तो वो पेड़ आपको चलता हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं तो पेड़ आपको स्टिल दिखाई देता है। ये चीज़ें अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एक और बात करनी बाकी थी, वो शायद हम लोगों ने वहां पर नहीं करी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में शायद इसकी बात नहीं करी थी। वो था हमारा इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो थोड़ी सी तेजी में इसमें बातें करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम हमारा क्या होता है। वो फ्रेम वो या तो रेस्ट पर हो, या तो वो रेस्ट पर हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या तो वो रेस्ट पर हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। दूसरी तरह से बात कर सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता हो, फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फॉलोज एनएलएम। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो हमारा एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है। यार सिंपल लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो या वी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना। और सेकेंडली हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता, डजंट फॉलो एनएलएम। बात क्लियर। एक बात ये हमें समझ आ गई कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक भाई। तो एक बात अपन ध्यान समझते हैं कि मान लो एक फ्रेम इस तरह का है जो एक्सिलरेटेड है, या हम बोल सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। फॉर एग्जांपल एक बस की अपन बात करें तो बस में क्या होता है कि मान लो अपन सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमसे थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं, और ब्रेक में जो होता है, सॉरी जो बस है उसमें अचानक से ब्रेक लगा। जब ब्रेक लगा तो होता क्या, हम आगे झुक जाते हैं। ठीक है, या हमारे बगल वाला भी थोड़ा सा आगे झुक जाता है, बस में सारे लोग थोड़े से आगे झुक जाते हैं। तो वहाँ पर तो हमारे ऊपर किसी ने कोई धक्का नहीं लगाया, वहाँ पर तो हमें किसी ने पुश नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आगे झुके। क्यों झुके? सेकेंडली अगर हम लोग ये बात करें कि न्यूटन्स लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो हम पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गलत हो सकता है क्या? नहीं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि वो जो फ्रेम है वो जो फ्रेम है वो एक्सिलरेटेड फ्रेम है। ठीक है ना। और एक्सिलरेटेड फ्रेम में या नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल एक्सिलरेशन आ जाता है, फ्रेम एक्सिलरेट करने लगता है। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो केवल कांस्टेंट जो वेलोसिटी है या रेस्ट पर रखे हुए फ्रेम पर ही लागू होते हैं। ठीक। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू नहीं होते हैं तो उसके लिए फिर जो उसमें जो भी सवाल होंगे, ट्रेन के सवाल, बस के सवाल, ये तो हमसे होने नहीं वाले हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ फॉलो हो ही नहीं रहा है। और न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होगा तो बिना न्यूटन्स लॉ लगाए हम सवालों को कैसे कर सकते हैं? तो उसको जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उसमें सूडो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसकी हेल्प से हम न्यूटन्स लॉ को उसमें वैलिड करा देते हैं। किस तरह से? कि हमने एक जो नॉन इनर्शियल फ्रेम था उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स डाला कि भाई साहब ये बोला कि अगर मैं बस में बैठा हुआ हूँ तो मैं यूं ही आगे नहीं गिरा हूँ, मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स था जिसको हमने सूडो फोर्स बोला, उस फोर्स ने मुझे धक्का देके आगे गिराया। आप सोचो,
किसी की बात अगर सही साबित करनी है तो उसने जो कहा है वो कर दो। अब न्यूटन ने बोला था कि जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स धक्का नहीं लगेगा तब तक हम मूव नहीं करेंगे। तो बोला क्या गया कि यहाँ पर जो धक्का लगाने वाला फोर्स है वो सूडो फोर्स है, और सूडो फोर्स पे जैसे ही धक्का लगाया तुरंत अपन आगे गए, तो सीधा से न्यूटन साहब बच गए कि हाँ मेरी बात तो देखो सही हो रही है, सूडो फोर्स धक्का लगा रहा था तभी यहाँ पे आदमी आगे गया। तो न्यूटन्स लॉ अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड कराना है तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। किसका? सूडो फोर्स का। PSEUDOFORCE, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स में हम लोग को एक लाइन जरूर लिख लेना कि अगर हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉस को वैलिड कराना है तो हमें उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है। अब जब भी हम किन्हीं फोर्सेस की बात करते हैं तो जब भी फोर्स आ गए इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे तीन चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एक तो हमारा डायरेक्शन, एक हमारा मैग्नीट्यूड, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। याद है फर्स्ट क्लास में बात करी थी फोर्स में। तो इसमें क्या इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या इसकी डायरेक्शन होती है और किस जगह पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सूडो फोर्स में तीन चीज़ें जो हमारी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखो। जब भी हम मान लो कि हमारे पास एक एक्सीलरेटेड फ्रेम था, ठीक है, ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है और इधर जो है एक बंदा बैठा हुआ है जिस पर सूडो फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो जब भी आपने देखा होगा कि बस एकदम से खड़ी हुई जो होती है चल देती है तो हम पे पीछे की ओर धक्का लगता है, और चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है तो हम पे आगे की ओर धक्का लगता है। ठीक है। तो मान लिया अभी आगे की तरफ एक्सीलरेशन है तो हम पे पीछे की ओर। अब देखो डायरेक्शन अभी समझते हैं। सूडो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालते हैं कि सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसपे की फोर्स लग रहा है। क्या चीज? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पर हमें सूडो लगाना है, इनटू एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन या नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? तो मास जो लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट का लिखेंगे, लेकिन एक्सीलरेशन जो लगाएंगे वो हम फ्रेम का लिखेंगे। बात क्लियर? अब जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, तो जो सूडो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द एक्सीलरेशन होती है या अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम होती है। किसके? अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, या नॉन इनर्शियल फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है। तो दो चीज़ें हमें समझ आ गई कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और इनटू नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सीलरेशन है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ निकालेंगे कि जो जिस तरफ भी एक्सीलरेटेड फ्रेम या जिस तरफ एक्सीलरेटेड फ्रेम जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। हमें यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है ना वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नहीं ले रहा, फ्रेम मूव करने की डायरेक्शन नहीं ले रहा। हो सकता है फ्रेम इधर को मूव कर रहा हो, फ्रेम जो है वो इधर को मूव कर रहा हो, लेकिन जो एक्सीलरेशन हो तो वो पीछे हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मान लो अगर बस इधर जा रही तो जो ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने का मतलब क्या? एक्सीलरेशन पीछे है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन की यहाँ पर डायरेक्शन के अपोजिट करना है, ना कि जो हमारा फ्रेम मूव कर रहा है। ठीक है। तो इसी वजह से लिखा अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, ना कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तीसरी चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये चीज अभी आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ये चीज अपन रोटेशन में अच्छे से समझेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसको भी कोई जरूरत नहीं समझने की, इसको अपन समझेंगे कहाँ पर? रोटेशन में, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किस तरह से इस पे लग के जो हमारा सूडो फोर्स होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है। ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करो, अपनी भाषा में 3-4 लाइनें जरूर लिखना कि किस तरह से इन चीजों को हम समझ सकते हैं। अब एक आध छोटे छोटे एग्जांपल्स की हेल्प से हम सूडो फोर्स को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो होते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स। कौन सा प्रॉब्लम? लिफ्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक ये लिफ्ट थी, इसमें एक आदमी खड़ा हुआ था और जो लिफ्ट थी वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही थी। ठीक है। इस आदमी का मास हमने मान लिया m है। करेक्ट है। अब आपसे बोला गया है
कि जब भी ये ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, तो इसकी पूरी एनालॉजी निकालो, किस तरह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, सूडो फोर्स की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में जो आदमी होगा उसको क्या वेट फील होगा अपना। आपने देखा होगा कि जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, और जब भी लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको हल्का फील होता है। ठीक है, देखो किस तरह से करते हैं। तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये आदमी था, ठीक है। जब भी फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब करना क्या है, देखो दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के। एक हमारा ग्राउंड फ्रेम, जब भी हम सूडो फोर्स की बात करते हैं तो एक एस्पेक्ट होता है हमारा ग्राउंड फ्रेम, और दूसरा एस्पेक्ट होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठने का एस्पेक्ट। ठीक है, तो एक तो हम काम ये कर सकते हैं कि हम ग्राउंड पे खड़े होकर देखें, और एक काम ये कर सकते हैं कि हम फ्रेम के अंदर खड़े होकर के देखें चीजों को। तो अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर देख के देखेंगे तो आदमी हमें ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसके अंदर खड़े होकर के देखेंगे तो आदमी हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो सूडो फोर्स होता है वो फोर्स तभी अप्लाई होता है जब हम अंदर से देखते हैं, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर से देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ग्राउंड फ्रेम की बातें नहीं करते, हम कहां से देख रहे हैं, मान लो अंदर बैठ के हम इसको देख रहे हैं। जब भी हम अंदर बैठ के देखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स की नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सीलरेशन है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अपोजिट का मतलब एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ, सूडो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो इस पे हम क्या लगा देते हैं, नीचे की तरफ सूडो। ये हम कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, या फ्रेम के अंदर से, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये जो काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो हमें पता चलेगा नीचे की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। करेक्ट है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो इस आदमी के खुद के वजन की वजह से, या बोल सकते हैं ग्रेविटी की वजह से, नीचे की तरफ एक mg भी लग रहा होगा। करेक्ट है। और ये जो आदमी है, तो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे दो फोर्स लग गए, एक ma और दूसरा mg। ठीक भाई, तीसरी चीज, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, इसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। ठीक भाई, अब हम कर क्या रहे हैं, हम खड़े होकर देख रहे हैं अंदर। तो जब भी हम अंदर खड़े होकर के देखेंगे तो हमारे लिए ये आदमी तो रेस्ट पर है। अगर आदमी रेस्ट पर है इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो ऊपर का फोर्स यानी N और नीचे का फोर्स ma प्लस mg। बात क्लियर है, यानी इसका जो टोटल नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा, Na प्लस जी। अब देखो ध्यान से, मान लो एक वेइंग मशीन है जो वजन नापती है, ठीक है, इस पर मीटर लगा हुआ है, और आप उस पर खड़े हुए हो, तो वो वेइंग मशीन किस तरह से वजन दिखाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखाती क्या है। तो जो वेइंग मशीन होती है वो दिखाती है आपका वेट, कि वेट कितना है, आप नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा रहे हो। तो नीचे की तरफ फोर्स हमारा कितना होता है, mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ हम पे क्या लगा रहा होता है, नॉर्मल। करेक्ट है। अब देखो, जाहिर सी बात है जो mg होगा वही नॉर्मल के बराबर होगा, तो जो हमारा वेट होता है वही नॉर्मल होता है, यानी जो नॉर्मल है वही हमारा वजन होता है। इस एक केस, एक तरह से अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ma प्लस mg, यानी नॉर्मल हमारा वजन कितना होता है, mg। लेकिन जब ये सूडो फोर्स वाला टर्म इसमें ऐड हो जाएगा तो इसकी वजह से जो हमारा वजन है वो हमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगेगा। तभी होता है ना कि जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हमें थोड़ा भारी भारी सा फील होता है। बात क्लियर है। अब दूसरे केस में हमने मान लिया कि जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, केस नंबर 2, कि लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, ए एक्सीलरेशन से, आदमी ये खड़ा हुआ है। ठीक है, हम अंदर अंदर बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, तो अंदर बैठ के देखेंगे तो हमारे लिए आदमी रेस्ट पर, यानी ऊपर की तरफ एक सूडो लग रहा होगा। सूडो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। नीचे क्या लग रहा होगा, mg। करेक्ट है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। तो जब अगर आदमी रेस्ट पर है तो ऊपर वाले फोर्सेस कितने हैं, नॉर्मल प्लस ma, और नीचे वाले फोर्स कितना है, mg। दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg माइनस ma, यानी mg माइनस a। अब ध्यान से देखो, जैसे लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपके वजन mg में थोड़ी सी गिरावट आ गई, इसी वजह से आपको लिफ्ट में जब नीचे जाते हैं तो हल्का फील होता है, ये लगता है कि हम कुछ हल्के हो गए, हवा में उड़ने लगा हूं मैं पंछी बनकर। ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फील आता है और अच्छा लगता है, हमको मजा आती है। कुछ लोगों को तो वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, खैर वो बात नहीं करते अपन। तो ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी कि किस तरह से
जो सूडो फोर्स है वो नॉर्मल हमारे दैनिक जीवन में अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक एग्जांपल इस पे और करते हैं, देखो ध्यान से। मान लिया कि एक ये कोई गाड़ी थी, वो गाड़ी रोड पे इस तरफ को ए एक्सीलरेशन से जा रही थी, ठीक है, और उसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ था इस तरह से। जाहिर सी बात है, जो इसमें एक्सेलरेशन होगा तो इस पे ये पीछे की तरफ खिसकेगी, मतलब इस तरफ से हो जाएगा थोड़ा सा पेंडुलम, तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ सूडो लग रहा होगा। इसको बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, देखो ध्यान से, इस तरह का। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब हम इस तरह से लेके किसी चीज को भागेंगे तो पीछे की तरफ भागेगा। ठीक है, देखना देखना ध्यान से। ई सपोज अभी रेस्ट पर है बिल्कुल, ठीक है, और जैसे ही अपन क्या करते हैं, देखो जैसे ही अभी बिल्कुल रेस्ट पर है, और जैसे मैं अपने हाथ को एकदम से इधर की तरफ ले जाऊंगा, इसकी जो पोजीशन होगी इस पर नोटिस करना, जो फर्स्ट पोजीशन थी बिल्कुल, जो फर्स्ट मूवमेंट थी, देखना। इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन करके दिखाता हूं, देखो जस्ट सेकंड। ये जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया तो फर्स्ट ही पीछे जाता है, बाद में ही आगे जाता है, देखना है। पहले ये हल्का सा पीछे हुआ, फिर ये आगे होता है। तो वही बात कर रहा हूं, जैसे ये लगातार अगर आगे चलता ही जाएगा तो ये होगा क्या, देखो इस तरह से। अगर ये लगातार आगे चलता जाएगा तो इसकी पूरी पोजीशन होगी पीछे की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। तो जब ये पीछे की तरफ पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, इस रस्सी में एक टेंशन आ जाएगी t, और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी सूडो फोर्स। ठीक है, सारे के सारे फोर्सेस को अपन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि बताओ अगर इसका एक्सीलरेशन ये है तो कितने एंगल पर यहाँ से जो एंगल बन रहा है, मान लो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू पूछी जाती है आपसे। तो एक काम करते हैं, अगर ये टी है तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये टी है तो ये टी कॉस थीटा होगा, और ये वाला टी साइन थीटा होगा। बात क्लियर। तो टी साइन थीटा जो है वो हमारा एम ए के बराबर है, और जो टी कॉस थीटा है वो हमारा एम जी के बराबर है। दोनों को कर दो डिवाइड, जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी से टी मर गया, इधर एम से एम मर गया, इधर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी tan इनवर्स ए बाई जी। बात क्लियर है तक। तो इस तरह से हम सूडो फोर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक देखते हैं कि जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन क्या है, फिर मास पर आते हैं कि मास पे हमारा जो फोर्स लग रहा होगा, सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बस आप करते क्या, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। बात क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर बात समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, घंटी दबा के चले जाना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।